हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी मटेरियल चैनल। स्टडी मटेरियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है ना। मैं विजय सर ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए आपके साथ बायो के साथ है ना, आपके लिए बायो के साथ। ठीक है, तो बायो में अपन ने एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में देख चुके थे, मतलब कुछ अंगों के बारे में देख चुके थे। अब देखना है एक्सक्रेटरी सिस्टम का मुख्य अंग है ना। उत्सर्जन जो है तंत्र में सबसे मुख्य अंग होता है किडनी। आपसे पूछे कि सबसे मुख्य अंग क्या है, तो किडनी है। ठीक है, चलिए किडनी के बारे में देखते हैं। किडनी जो होती है ना, आपके शरीर में दो किडनी पाई जाती है ना। दोनों किडनी कहाँ होती है? कमर के पास रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ बोन जो होती है उसके दोनों साइड पीछे की, कमर से थोड़ी सी पीछे की ओर होती है ना। दो किडनी पाए, जिसमें से देखिए जो राइट साइड की किडनी होती है ना, जो दाएं साइड की किडनी होती है वो यकृत के कारण थोड़ी सी नीचे होती है, और जो लेफ्ट साइड की किडनी लेफ्ट साइड की किडनी होती है वो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई होती है ना। क्या होती है? उठी हुई होती है। ये किडनी जो होती है वो एक झिल्ली पाई जाती है किडनी के ऊपर, जिसे बोला जाता है पेरिटोनियम झिल्ली। पेरिटोनियम पेरिटोनियम मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं? पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है ना। ये झिल्ली के ऊपर क्या पाया जाता है? पेरिटोनियम झिल्ली पाई जाती है। किडनी के ऊपर पेरिटोनियम झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, चलिए इसमें इसकी संख्या कितनी होती है? दो होती है इसकी संख्या, है ना। कितनी होती है? दो होती है। इसका वेट कितना होता है अभी? तो वेट होता है इसका 140 ग्राम। एक किडनी का वेट कितना होता है? 140 ग्राम। कलर कैसा होता है? भूरे कलर की होती है ना। कैसे होती है? भूरे कलर। इस किडनी में जो ब्लड आता है ना, जो शुद्ध ब्लड होता है वो एरोटा में होता है ना, आर्टरी। शुद्ध ब्लड किसमें होता है? आर्टरी। और जो ब्लड लेकर आती है ना, इसके पास किडनी के पास जो ब्लड पहुंचाती है उसको बोलते हैं रेनल। क्या बोलते हैं? रेनल। जो ब्लड लेकर आती है किडनी के पास है ना, जो ब्लड पहुंचाती है उसको बोला जाता है रेनल। और यहाँ जो मुख्य द्वार होता है ये वाला है ना, जो अंदर की ओर झुका हुआ होता है, इसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। हाइलम। तो ब्लड का जो मुख्य द्वार होगा वो कहलाएगा रेनल हाइलम बोलेंगे उसको, है ना। क्या बोलेंगे? रेनल। रेनल क्या होती है? ये जो होते हैं ब्लड को लेकर आती है रेनल। और हाइलम जो होता है जहां से ब्लड किडनी के अंतर्गत प्रवेश करता है ना, जो धसा हुआ दिख रहा है ना किडनी का से, वो क्या कहलाता है? हाइलम कहते हैं उसे, है ना। अवतल के रूप में होता है, भीतरी वाला जो है वो अवतल के रूप में है, और किडनी बाहर की ओर बाहरी परत जो है वो उत्तल की भांति होती है ना। भीतरी परत जो अवतल की भांति होती है वही कहलाती है आपकी हाइलम। और जो नस लेकर आती है ब्लड है ना, उसको बोलते हैं रेनल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेनल, है ना। इसी में क्या है, लाखों की संख्या में नसें पाई जाती है किडनी के अंतर्गत, है ना। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेनल। ठीक है, अब देखिए जो इसके अंतर्गत जो नसें पाई जाती है ना, उसे बोला जाता है नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। लाखों की संख्या में नेफ्रॉन पाए जाते हैं, है ना। लगभग अगर पूछे कि कितने, तो 3 लाख लगभग इसमें नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अर्थात देखिए किसी भी चीज को बनने के लिए जो मुख्य अवयव होता है ना, वो इसकी इकाई कहलाती है। आपको सेल वाले चैप्टर में बताया है कि किसी भी, जैसे मानव की बॉडी बन रही है तो बॉडी बनने के लिए मुख्य अवयव क्या था? सेल था। वैसे ही क्या होता है कि नेफ्रॉन की संख्या कितनी है? लगभग 3 लाख के लगभग तो इसमें नेफ्रॉन पाया जाता है ना। और अगर इसकी हाइट देखे जाए, देखिए अगर देखे जाए तो लगभग 4 से 5 इंच जो है वो लंबाई में होती है ना। और लगभग 1.5 से 2 इंच क्या होती है? चौड़ाई होती है। चौड़ाई होती है 2 से 1.5 से 2 इंच क्या होती है? चौड़ाई होती है। तो सिर्फ इतनी बड़ी जो किडनी है उसमें 3 लाख नसें किसकी मिलेगी? नेफ्रॉन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नेफ्रॉन। तो अपन बोल सकते हैं ये किडनी जो होती है वो सबसे सूक्ष्म इकाई किससे बनी होती है? नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है ना।
तो इसकी सबसे सूक्ष्म इकाई क्या कहलाएगी? नेफ्रॉन कहेंगे उसको। क्या कहेंगे? नेफ्रॉन। ये सबसे सूक्ष्म इकाई क्या हो गई? नेफ्रॉन। अब देखिए इस किडनी के बनने के लिए जो मुख्य अवयव है ना, यही नेफ्रॉन होता है ना? क्या होता है? नेफ्रॉन। इसलिए किडनी का जो अध्ययन होता है, किडनी का अध्ययन, वो क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहेंगे? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। किडनी का अध्ययन क्या कहलाएगा? नेफ्रोलॉजी। किडनी में जो देखिए किडनी का मुख्य काम क्या होता है ना? वो पेशाब वगैरह जो है ना, यूरिन वगैरह का क्या करती है? वो उत्सर्जन करती है। तो जैसे यूरिन बना तो उसके पास यूरिन जो है एक नस के माध्यम से किडनी से आएगी, है ना? और नसों के माध्यम से जब किडनी से आती है तो वो एक थैलीनुमा संरचना में आकर स्टोर हो जाती है। किसमें? थैलीनुमा संरचना में। तो जिस नस के माध्यम से आती है उसको बोला जाता है यूरेटर। जिस नस के माध्यम से आती है उसको बोलते हैं यूरेटर, है ना? और यूरेटर के माध्यम से जब यूरिन वगैरह आएगा तो एक यूरिनरी ब्लैडर, किसमें? यूरिनरी ब्लैडर में आकर वो स्टोर हो जाएगा। और यूरिनरी ब्लैडर में आकर जब वो स्टोर होगा तो शरीर के बाहर किससे जाएगा? तो यूरेथ्रा के माध्यम से वो शरीर के बाहर जाता है ना? किसके माध्यम से? यूरेथ्रा के माध्यम से। देखो नेफ्रोलॉजी अध्ययन कहलाते हैं इसका। इसके बाद देखिए कि भाई इसके भाग देखिए, जब आप किडनी देखेंगे ना तो किडनी के दो भाग होते हैं एक्चुअली में। ये जो बाहर की ओर जो भाग होगा, कौन सा? बाहर की ओर जो भाग होगा, ये वाला जो बाहर की ओर भाग है इसको बोला जाता है कार्टेक्स। क्या बोला जाता है? कार्टेक्स। और जो अंदर की ओर भाग है ना, यहाँ पर देखिए इस टाइप से शंकुनुमा संरचना होती है, ये इस टाइप से, इसी से मिलकर बना होता है शंकुनुमा संरचना से किडनी। तो ये वाला जो भाग होता है इसको बोला जाता है मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला, है ना? दो भाग होते हैं किडनी के। ये जो होता है बाहरी वाला भाग जो होता है वो कार्टेक्स कहलाता है और ये कहलाता है मेडुला, है ना? ये कार्टेक्स जो होता है ना, ये जो होता है ये पतला होता है एक्चुअली में, पतला होता है मेडुला के अपेक्षा। मतलब अगर टोटल अगर 3 भाग ले तो 3 भाग में से 2 भाग जो होता है वो मेडुला ही होता है, और बाहर का जो भाग होता है कार्टेक्स, वो इसमें से एक भाग जो होता है वो कार्टेक्स होता है। ऐसा आप बोल सकते हो, है ना? इसलिए कार्टेक्स क्या होता है? पतला होता है। और ये किडनी पूरी सूक्ष्म इकाई से बनी होती है जिसे बोला जाता है नेफ्रॉन, है ना? कौन सी? नेफ्रॉन से बना होता है। और नेफ्रॉन की संख्या लगभग 3 लाख के लगभग नेफ्रॉन की संख्या है ना? और इसलिए किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है? किडनी में जो यूरिन बनेगा तो यूरिन को कौन सी नस लेकर आती है? तो यूरेटर लेके आती है। कौन सी थैली में वो जमा होता है, स्टोर होता है? तो यूरिनरी ब्लैडर में जमा होता है। और किसके माध्यम से शरीर से बाहर जाता है? तो यूरेथ्रा के माध्यम से शरीर से बाहर चल जाता है। ठीक है? इसके बाद देखते हैं अपन किसके बारे में? नेफ्रॉन के बारे में। देखो भाई, इसके बाद देखेंगे नेफ्रॉन के बारे में। तो नेफ्रॉन जो होता है किडनी के अंतर्गत पाया जाता है। नेफ्रॉन जैसे ही स्टार्टिंग होता है तो सबसे आगे वाला भाग जो होता है उसका कहलाता है ग्लोमेरुल्स। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुल्स। ग्लोमेरुल्स क्या होता है? एक नसों का एक गुच्छा होता है ना, जिसमें ब्लड जैसे ही इंटर करेगा तो वो क्या होगा? उसका प्रेशर बढ़ जाएगा वहां पर। कहाँ पर? ग्लोमेरुल्स में क्या बढ़ता है? प्रेशर बढ़ जाता है ब्लड का। और वहां से ग्लोमेरुल्स क्या होता है? जितने भी ब्लड में गंदगी आई है उस सभी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना? एब्जॉर्ब कर लेता मतलब उसको क्या कर देता है? अवशोषण कर लेगा। तो इस अवशोषण, देखो जितनी भी गंदगी आई है ना उसको अवशोषण कर लेगा। लेकिन ये ग्लोमेरुल्स क्या कर रहा था? ये अवशोषण तो जरूर कर लेता है गंदगी को, लेकिन गंदगी के साथ साथ क्या होता है? कुछ अच्छी चीजों को भी अवशोषण कर लेता है ना? जितने प्रोटीन वगैरह है, जितने भी खनिज लवण वगैरह है, उनको भी ये क्या करेगा? अवशोषण करेगा। सिर्फ ग्लोमेरुल से जब अवशोषण की क्रिया करता है तो ब्लड में पाई जाने वाली कोशिकाओं को ये अवशोषण नहीं करता है ना? कोशिकाओं को एब्जॉर्ब नहीं करता है। बाकी सभी जितने भी लवण वगैरह है सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन? ग्लोमेरुल्स, है ना? तो देखिए
इस अवशोषण की क्रिया को बोला जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोला जाता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहाँ पर जितनी भी गंदगी पाई जाती है उस सभी को ऑब्जर्व तो कर लिया, लेकिन गंदगी के साथ साथ कुछ अच्छी चीजों को भी ऑब्जर्व कर लेता है। तो उसके बाद जो बोमेंट संपुट होता है ना, बोमेंट संपुट या इसको कैप्सूल बोला जाता है, ये वाले जो है ना इसको बोला जाता है बोमेंट संपुट या कैप्सूल। तो ये क्या करता है कि ये देखता है कि ग्लोमेरुल्स ने अच्छी चीजों को भी ऑब्जर्व किया है, तो ये क्या होता है पुनः अवशोषण की क्रिया करता है। क्या करता है? पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण, यहाँ ओनली 10% अवशोषण होता है, 10% गंदगी निकलती है। यहाँ पुनः अवशोषण की क्रिया होगी, मतलब क्या होता है? पुनः अवशोषण मतलब होता है रीअब्जॉर्प्शन। अब रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा, है ना, तो ये क्या करता है, जितने भी गंदगी है ना, ये इससे क्या करता है, बोमेंट संपुट जितनी भी गंदगी है ना, उसको भी अब्जॉर्ब कर लेगा और अच्छी चीजों को भी अब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन ये क्या करता है, जितनी भी अच्छी चीजें है ना, जितने भी न्यूट्रिशन वगैरह है, खनिज वगैरह है, प्रोटीन वगैरह है, जो भी उसमें मिलेगा उसको किसको दे देगा? ब्लड को दे देगा। किसको दे देगा? ब्लड को दे देगा। और जितनी भी उसमें गंदगी है, जितनी भी गंदगी है वो अपने पास रखेगा, और वो क्या कहलाता है? यूरिया। क्या आएगा? वो यूरिया। जितनी भी गंदगी है ना, उस गंदगी को एक साइड लेकर वो यूरिया के रूप में किसको दे देता है? नेफ्रॉन को दे देता है ना। और जैसे इसने गंदगी को अलग किया, है ना, जितनी भी अच्छी चीजें खनिज लवण वगैरह से, जितने भी अमोनिया वगैरह जो है ना, जो अमोनिया यूरिया वगैरह है, उनको सबको अलग करेगा। तो वह जो प्रोसेस होगी करने की, है ना, उसको अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं उसको? डायलिसिस बोला जाता है ना। क्या बोलते हैं? डायलिसिस। तो ये डायलिसिस प्रोसेस के माध्यम से जितनी भी गंदगी है वो अलग हो जाएगी, यूरिया वगैरह, है ना। और यूरिया वगैरह जो है वो इस यूरिया को ये कहाँ दे देगा? ये नेफ्रॉन के पास देगा। किसके पास देगा? नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन क्या करेगा? नेफ्रॉन जो है इस यूरिया को किसके साथ? भाई यूरिन वगैरह के साथ लेकर, है ना, यूरिन वगैरह लेकर, और किसके माध्यम से? यूरेटर के माध्यम से, है ना। यूरेटर के माध्यम से कहाँ जाएगा? वो यूरिन ब्लेडर में जाएगा, और यूरिन ब्लेडर में किसके पास में? यूरेथ्रा के माध्यम से शरीर के बाहर चल जाएगा, है ना। तो देखिए ग्लोमेरुल्स जो होता है, ये जो ग्लोमेरुल्स होता है, इसका एक काम होता है, ये क्या करता है? ब्लड में जितनी भी गंदगी आएगी सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद क्या करता है? एब्जॉर्ब गंदगी का करेगा, उसके साथ साथ अच्छी चीजों को भी एब्जॉर्ब करेगा। बोमेंट संपुट का काम क्या होता है? ये बोमेंट संपुट उसमें पुनः अवशोषण की क्रिया करता है। एक बार अवशोषण हो चुका है ना, इसको बोला जाता है, यहाँ पर जो है ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को बोला जाता है हिंदी में निस्यंदन की प्रोसेस, है ना। और इसको बोला जाता है पुनः अवशोषण। ठीक है, तो पुनः अवशोषण कौन करता है? बोमेंट संपुट करता है। पुनः अवशोषण करके जितनी भी गंदगी है उसको एक साइड करेगा, है ना, तो गंदगी को अलग निकालेगा, तो वो प्रोसेस कहलाती है आपकी डायलिसिस। क्या बोलते हैं? डायलिसिस, है ना। और जो अच्छी चीजें है उसको ये ब्लड में मिला देगा, और जो गंदी मतलब जो यूरिया वगैरह है इसको किसके पास दे देगा? नेफ्रॉन के पास दे देगा। और नेफ्रॉन क्या करेगा? यूरिन के साथ मिला के इसको यूरेटर के माध्यम से, है ना, यूरिन ब्लेडर में जो थैलीनुमा संरचना होती है उस ब्लेडर में देकर, और वो यूरेथ्रा के माध्यम से शरीर से बाहर चल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है किसकी? नेफ्रॉन की। देखो ये डायलिसिस की प्रोसेस है। अब जितनी भी गंदगी निकली थी ना आपका यूरिया वगैरह, यही यहाँ पर जाकर क्या कहलाता है? यूरिन कहलाता है ना। और यही यूरिन वगैरह जो होता है नेफ्रॉन इसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, चलिए इसके बाद यूरिन के बारे में देखते हैं। देखिए जो यूरिन होता है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? मूत्र बोल सकते हैं, है ना। लगभग ये 24 घंटे में, अगर आप ये देखे जाए ना, जो ग्लोमेरुल्स होता है, ग्लोमेरुल्स ये 1 मिनट में 1 लीटर ब्लड को छान सकता है, इसके पास इतनी कैपेसिटी होती है।
तो आपका जो 24 घंटे में है लगभग आपके 1.5 लीटर, कितना 1.5 लीटर मूत्र बनता है, यूरिन बनता है, कितना 1.5 लीटर 24 घंटे में लगभग, है ना। अगर ये यूरिन वगैरह देखिए जो वेस्टेज पदार्थ जितने भी चीजें इसने छानकर अलग की थी वही यूरिन कहलाया, है ना। ये इसका लगभग देखिए इसमें यूरिन में या मूत्र में देखिए इसमें पानी की मात्रा जो होती है 95% पानी होता है इसका, है ना। और इसमें यूरिन जो होता है ये इसकी मात्रा हमेशा पूछा जाता है कितना परसेंट पाया जाता है, 2%। और बचे जो 3% है ना, 3% में पोटेशियम पाया जाएगा, पोटेशियम आयन, है ना। उसके बाद हाइड्रोजन आयन पाया जाएगा। तो ये लवण ये आयन वगैरह इसमें पाए जाते हैं शेष में, है ना। तो इस हाइड्रोजन आयन के कारण ये कैसा होता है भाई, एसिड फॉर्म में पाया, कैसा होता है, एसिड, अम्लीय होता है। मतलब यूरिन कैसा होता है, अम्लीय होता है। और अगर ये अम्लीय है ना, तो इसका पीएच मान 4.5 होता है। कितना होता है, 4.5 ये पीएच मान। अर्थात ये जो होता है ना कौन, किडनी वगैरह, किडनी वगैरह जो होता है वो पीएच मान को भी कंट्रोल करता है। पीएच मान बोले, है ना, पीएच मान पूछ लिया आपसे, या फिर अम्ल या क्षार को कंट्रोल, अम्ल और क्षार, है ना। इस अम्ल और क्षार को कंट्रोल करता है कि अम्लीय रहेगा या क्षारीय रहेगा, है ना। इसके पास किडनी के पास है तो ये अम्लीय ही रहेगा, 4.5 रहेगा, है ना, एसिड रहेगा। इसके बाद जैसे वो आगे की ओर जाएगा तो अधिक समय लेगा, तो यूरिया किस में चेंज हो लग जाएगा, उसमें से अमोनिया में चेंज हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप से प्रोसेस होती है। तो इसके पास रहेगा तो अम्लीय रहेगा, है ना। तो यूरिन कैसा होता है भाई, अम्लीय होता है, 4.5, है ना। अब ऐसे इसका पीएच मान जो है मतलब कब ज्यादा कम ज्यादा होते रहता है ना। लेकिन इसको नियंत्रण करने का काम किसका होता है, किडनी का ही होता है। ठीक, देखिए उत्सर्जन तंत्र में लास्ट अपना बचा था कि मुख्य उत्सर्जन पदार्थ, है ना, कि कौन किसका उत्सर्जन करता है। जैसे प्लांट वगैरह, लाशा वगैरह, गोंद वगैरह का उत्सर्जन करते हैं, है ना। मछली वगैरह अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, अपन जो है मानव जो है यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तो वही पदार्थ देखने के लिए रह गए थे इसमें, है ना, लास्ट टाइप बचा था इसमें। ठीक है, अब ये बताइए कि जो किसी व्यक्ति की अगर किडनी, दोनों किडनी खराब, देखो कोई भी व्यक्ति है ना, अगर 2 किडनी है या उसकी 1 किडनी है तो भी वो जीवित रह सकता है, 2 किडनी पर भी जीवित रह सकता है, 1 किडनी पर भी जीवित, है ना। लेकिन अगर उसकी दोनों किडनी खराब हो जाए तो फिर वो क्या करेगा, तो जब दोनों किडनी खराब हो जाती है तो वो किडनी ट्रांसप्लांट कर सकता है। किडनी ट्रांसप्लांट, जो किडनी ट्रांसप्लांट होता है ना, किडनी ट्रांसप्लांट जो होता है वो 24 घंटे में हो जाना है। मतलब 24 घंटे के अंतर्गत जो है किडनी ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए, है ना। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, जो कीट वगैरह है, कीट वगैरह जो उत्सर्जन करते हैं तो वो किसके माध्यम से करते हैं। जैसे मानव शरीर में उत्सर्जन कौन करेगा, किडनी करता है मुख्य अंग में, है ना। तो कीट में कौन करेगा, तो उसमें एक ग्रंथि होती है जिसको बोला जाता है ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड। ये ग्रीन ग्लैंड नामक जो ग्रंथि होती है यही इसका उत्सर्जन करते हैं, कीट वगैरह। ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। और किडनी अगर दोनों आपकी, जैसे किडनी खराब हो गई तो आप 24 घंटे के अंतर्गत क्या कर सकते हैं भाई, जैसे किडनी एक के शरीर से 24 घंटे के अंतर्गत ही दूसरे के शरीर में डाल सकते हैं, ज्यादा अधिक समय नहीं ले सकते किडनी ट्रांसप्लांट में। ठीक है, चलिए इसमें देखिए एक क्वेश्चन और आया था कि यूरेथ्रा, यूरेथ्रा का काम क्या होता है। जो यूरिन बना है आपका ब्लैडर में, जो यूरिन है ना, उसको शरीर से बाहर निकालने का काम होता है। अगर यूरेथ्रा ब्लॉक हो जाए, है ना, उसमें से यूरिन बाहर ना जाए तो डॉक्टर जो होता है नली के माध्यम से आपका यूरिन बाहर निकालता है। किसके, नली के माध्यम से यूरिन को बाहर निकाला जाता है यूरेथ्रा से, है ना। इसी के बाद देखिए आपको पता है कि यूरिन का पीला कलर, यूरिन का कलर कैसा होता है, पीला होता है। किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण,
किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण, है ना। यूरिन का कलर पीला किसके कारण? यूरोक्रोम क्या है? ये हीमोग्लोबिन का विखंडन के बाद पाया जाना उसका एक यौगिक है हीमोग्लोबिन का, उसके विखंडन से प्राप्त होता है यूरोक्रोम, है ना। और इसी के कारण जो होता है यूरिन का कलर कैसा होता है? भी पीला होता है। कैसा होता है? पीला, है ना। आपने देखा है काइल वगैरह का कलर किसके कारण होता है? बिलिरुबिन के कारण पीला होता है ना, मल वगैरह का। तो इसमें जो है इसका जो पीला कलर होता है आपका यूरिन का, वो यूरोक्रोम के कारण होता है, ठीक है। आइए इधर देखते हैं मुख्य उत्सर्जित पदार्थ। मुख्य उत्सर्जित पदार्थ में जैसे पेड़ पौधे वगैरह लाशा या गोंद वगैरह या दूध वगैरह का उत्सर्जन करते हो। कभी देखा होगा जैसे कोई पेड़ वगैरह को काट देंगे तो काटने के बाद वहां पर एक चिपचिपा पदार्थ निकलेगा, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? लाशा बोला जाता है। वहीं पर गोंद वगैरह के रूप में भी देखा होगा आपने उत्सर्जित करते हुए, गोंद हो गया, दूध वगैरह का उत्सर्जन होने लग जाता है ना, उत्सर्जित पदार्थ के रूप में, ठीक है। जैसे मानव जो होता है, मानव किसका उत्सर्जन करता है? यूरिया वगैरह का उत्सर्जन करता है। और टैलिक, देखो ये जो टैलिक कोड वर्ड यानी रूट वर्ड है, ये टैलिक, टैलिक का मतलब होता है त्याग देना, है ना। तो जैसे यूरिया, भाई यूरिन वगैरह जो होता है उसमें यूरिया होता है, तो यूरिया को त्याग देता है ना, तो यूरोटोटैलिक होता है। क्या बोलेंगे? यूरोटोटैलिक। क्यों? क्योंकि वो किसको त्याग रहा है? यूरिया को त्याग रहा है ना। और टैलिक मतलब त्यागना होता, तो वो यूरिया को कौन कौन त्यागता है? जैसे मानव हो गया और जितने भी पशु वगैरह, है ना, यूरिया को त्यागेंगे तो यूरियोटैलिक के अंतर्गत आएंगे, है ना। जो अमोनिया को त्यागता है वो क्या बोलेंगे? अमीनोटैलिक। जो अमोनिया को त्यागता है उसको अमीनोटॉलिक बोलेंगे, है ना। इसमें मछली वगैरह आ जाएंगी, आपके कीट वगैरह जितने आएंगे, कीट किसके माध्यम से? ग्रीन ग्लैंड के माध्यम से वो उत्सर्जित करता है ना। जो ग्वानिन को त्यागेंगे उसको क्या बोलेंगे? ग्वानिनोटैलिक बोलेंगे, है ना। ग्वानिनोटैलिक में एकमात्र मकड़ी आती है, ठीक है। उसके बाद पेड़ पौधे किसका? लाशा वगैरह का, गोंद वगैरह क्या त्याग करते हैं। उसके बाद जो यूरिक को त्यागता है ना, जो यूरिक को त्यागता है, यूरिक एसिड को, है ना। ये यूरियो जो है ये अलग चीज है, और यूरिक क्या होता है? एसिड होता है, अम्ल होता है ना। तो यूरिक एसिड को त्यागने वाले जो होते हैं उसको बोला जाता है यूरोकोटैलिक। क्या बोल देंगे? यूरोकोटैलिक, है ना। जैसे पक्षी वगैरह या सरीसृप वगैरह ये इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपना किडनी टॉपिक जो है, मेन टॉपिक बायो का एंडिंग होता है ना। इसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।